एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसे समझते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन कहता है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है ऑफ डेवलपिंग फंक्शंस, रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग। यानी इसके अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर हम क्या करते हैं, डेवलपिंग फंक्शंस करते हैं, जो विकास के लिए ज़रूरी फंक्शंस होते हैं, रिसोर्सेज यानी संसाधन, और हम डिसीजन मेकिंग करते हैं यानी निर्णय निर्माण करते हैं, पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल लेवल इलेक्टेड बॉडीज़। तो ये सब काम करते हैं हम कहाँ से, सेंटर से लेके लोकल बॉडीज़ तक के लिए करते हैं। अनलाइक सिंपल डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, विच कुड जस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटिव, वो सिर्फ कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना है। ये वैसा नहीं है, ये सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन जैसा नहीं है, ये इसका नाम है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक अलग टर्म है। ओके, सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं है ये। द वर्ड डेमोक्रेटिक, ये देखिए, ये वर्ड है ना जो डेमोक्रेटिक, इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है दैट द पावर इज ट्रांसफर्ड, जो पावर है उसका ट्रांसफर होगा टू बॉडीज दैट आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पीपल। उन्हीं पावर्स का ट्रांसफर होगा उन बॉडीज का टू दैट बॉडीज दैट आर डायरेक्टली, वो सीधा जाकर किसको अकाउंटेबल है, किसके प्रति वो जो है अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, पीपल, थ्रू इलेक्शंस। जो लोग इलेक्शन से मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, वो पावर्स ट्रांसफर्ड होगी टू बॉडीज दैट आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पीपल थ्रू इलेक्शंस। वो बॉडीज, वो इलेक्शंस के थ्रू जो आई हुई बॉडीज हैं, वो अकाउंटेबल होगी पीपल्स के लिए। ओके, इन इंडिया दिस इज एम्बॉयडेड इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIs फॉर रूरल एरियाज एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर सिटीज़। और यही इंडिया की बात करें तो ये है जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एम्बॉयडेड होता है, इसके अंदर है पंचायती राज के अंदर और ULBs के अंदर। ओके, थ्योरेटिकल फाउंडेशन देखते हैं। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। जो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, इसका आधार, ये किस आधार के ऊपर बना है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के आधार पर बना है। मतलब ऐसा काम जो लोगों के बहुत ही ज़्यादा इश्यूज से रिलेटेड हो, मतलब काम और डिसीजंस वही लेवल पर होने चाहिए जो लोगों के सबसे पास हो। अगर गाँव का इशू है तो जैसे पानी या रोड का, सैनिटेशन वगैरह कुछ भी, तो डिसीजन ग्राम पंचायत को लेना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी देखे, तो जैसे जिसके पास हो वो काम करे। इस प्रिंसिपल पर ये जो है बेस है। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट मैटर्स शुड बी हैंडल्ड बाय द स्मॉलेस्ट। ये जो प्रिंसिपल है थ्योरेटिकल फाउंडेशन का, ये बताता है कि जो मैटर होते हैं वो जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये सजेस्ट करता है, मैटर शुड बी हैंडल्ड बाय द स्मॉलेस्ट, लोएस्ट एंड और लीस्ट सेंट्रलाइज्ड कॉम्पिटेंट। मतलब कम से कम सेंट्रल की हस्तक्षेप होनी चाहिए, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होना चाहिए सेंटर का, लीस्ट स्मॉलेस्ट अथॉरिटी होनी चाहिए सेंट्रलाइज्ड कॉम्पिटेंट की। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस वेयर यू ओनली वोट, मतलब इंसान वोट कर सकता है। ये एम करता है, उद्देश्य क्या है, ट्रांसफॉर्म कर दो, हर चीज़ को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की तरह बना दो। सब लोग चुनकर आ रहे हैं, चुनकर वोट करके आ रहे हैं, दे रहे हैं। इनटू डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव से कैसा हो जाना चाहिए, सिर्फ वोट देने से काम नहीं चलेगा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वेर यू हेल्प डिसाइड द बजट एंड प्रोजेक्ट्स। लोगों को अब क्या है, पार्टिसिपेटिव बनना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव से काम नहीं चलेगा। ओके, द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन इंडिया टू मेक योर आंसर। सबसे पहले क्या आएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी, 1957 इसका ईयर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। फर्स्ट रिकमेंड अ 3 टायर स्ट्रक्चर, इन्होंने पहली बार 3 स्तरीय की वो बात की थी, एंड यूज द टर्म डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी ये जो हम टर्म पढ़ रहे हैं इसकी बात की थी, 3 टायर होना चाहिए। ओके, देन अशोक मेहता कमेटी का ईयर है 1977। अशोक मेहता कमेटी का ईयर 1977, ये सजेस्ट करता है 2 टायर मॉडल होना चाहिए, एंड एम्फेसाइज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और पॉलिटिकल पार्टीज के रोल को बढ़ाने की बात करते हैं। LM सिंघवी कमेटी 1986 इसका ईयर है, रिकमेंड करता है दैट लोकल बॉडीज शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं उनको आप संवैधानिक तरीके से रिकॉग्नाइज्ड कर दीजिए, दर्जा दे दीजिए।
दिस इवोल्यूशन culminated इन द 73rd और 74th के अंदर ये दिया हुआ है अमेंडमेंट एक्ट जो आए थे 1992 विच गिव PRIs और ULBs अ परमानेंट प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने PRIs को और ULBs को एक परमानेंट प्लेस के तौर पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्थापित कर दिया था। की पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के की पिलर्स देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से क्या होता है, स्टेबिलिटी, स्थिरता आ जाती है भाई, यानी बिफोर 1992 की बात करें, उससे पहले जब इनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, उससे पहले की बात यह है, लोकल इलेक्शंस वर हेल्ड एट द व्हीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जब स्टेट की इच्छा होगी तब लोकल इलेक्शंस करवा रहे थे, मनमानी चल रही थी उनकी। नाउ अंडर आर्टिकल 243E इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एवरी 5 years। अब 243E के अंदर जो इलेक्शंस है वो हर 5 साल में होने चाहिए। इफ़ अ बॉडी इज डिसॉल्व्ड, अगर किसी बॉडी को भंग किया जाता है, डिसॉल्व होती है वो, तो इलेक्शन उसके 6 मंथ के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ये इंश्योर करता है डेमोक्रेसी को। पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज नेवर हाल्टेड, कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन, ये डेमोक्रेसी मतलब क्या, जनता चुनेगी। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र को किसी भी तरीके से यहाँ पे हार्म पहुँचाने का नहीं सोचा गया है, हमेशा स्टेबिलिटी बनी रहेगी। सेकेंड आता है एम्पावरमेंट ऑफ ग्रास रूट, मतलब लोकल की जो जड़ होती है, ग्रास रूट है, ग्राम सभा, उसको बहुत ज़्यादा सशक्त करने की बात की गई थी। द ग्राम सभा इज द सोल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, आत्मा कही जाती है ग्राम सभा, किसकी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। इट इज़ द ओनली प्लेस इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये भारतीय राज व्यवस्था एक ऐसा पार्ट है जहाँ रूलर, सरपंच एंड द रूल्ड, जो विलेजर्स होते हैं, सिट फेस टू फेस, वहाँ रूलर यानी जो हमें रूल कर रहा है, और जो रूल हो रहा है यानी कि जो गाँव वाले हैं, गाँव वालों को रूल कौन करता है, सरपंच, और रूल कौन होता है, किसके, तो जितने भी गांव वाले होते हैं, तो रूलर और सरपंच और रूलर जो रूल्ड हो रहा है विलेजर्स, वो फेस टू फेस, आमने सामने बैठ के बात करते हैं। दिस क्रिएट सोशल अकाउंटेबिलिटी, और यही चीज़ क्या, सामाजिक उत्तरदायित्व, जवाबदेही, उत्तरदायित्व को जो है बरकरार रखता है। एज द विलेजर्स कैन डायरेक्टली क्वेश्चन वेयर द फंड्स वर स्पेंड, और जो विलेजर्स गाँव के लोग होते हैं वो सरपंच से सामने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई हमारे गांव का जो फंड है वो कहाँ पे आपने स्पेंड किया, वो बताइए। सोशल इंक्लूजन रिजर्वेशन के अंदर देखने को मिलता है, सबको इंक्लूड करना, यानी सबको। अंडर आर्टिकल 243D रिजर्वेशन की बात करता है, दैट मैंडेटरी रिजर्वेशन फॉर वुमेन, वुमेन के रिजर्वेशन की बात करता है। एट लीस्ट 1/3 सीट होनी चाहिए ST और SC की। इंश्योर दैट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट हाईजेक्ड बाय द ट्रेडिशनल लोकल एलिट्स। ऐसा नहीं कि भाई ट्रेडिशनल लोग जो परंपरा से चले आ रहे हैं, एकदम पूर्वजों के लोग हैं, वही रहेंगे, लोकल एलिट्स जो हैं अपना शासन कर रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि भाई इंश्योर करे डिसेंट्रलाइजेशन सब तक पहुँचे। कोई एक लोकल, कोई अभिजात वर्ग है वही शासन नहीं कर सकता है, सबको मौका मिलेगा, मैंडेटरी है रिजर्वेशन। ओके, it democratizes the social structure by giving leadership roles to those, ये डेमोक्रेटाइज कर रहा है सोशल स्ट्रक्चर को और लोकतांत्रिकृत बना रहा है। by giving leadership प्रदान करके, roles to those who were historically excluded, और उनको भी आगे आने का मौका दे रहा है जिनको हमेशा से बाहर निकाल दिया गया था। ओके, सोशल सामाजिक स्ट्रक्चर को, संरचना को सुधार रहा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन, पैसों से रिलेटेड क्या डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज इनकम्प्लीट, अधूरा है, विदाउट मनी, पैसों के बिना तो अधूरा है कोई भी चीज़, है ना। तो द स्टेट फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 243I के अंदर आता है, आई यानी पैसा, पैसा यानी फाइनेंस कमीशन। ओके, तो जो आर्टिकल 243I के अंदर आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, वाज क्रिएटेड टू इंश्योर, ये क्यों क्रिएट किया गया था, इसे क्यों बनाया गया था, ताकि सुनिश्चित हो सके दैट अ पोर्शन ऑफ द स्टेट्स टैक्स, जो स्टेट का जो टैक्स है, उसका जो कर है, रेवेन्यू है, इज ऑटोमेटिकली शेयर्ड विद लोकल बॉडीज। वही स्टेट को शेयर करना पड़ेगा, किसको, विलेजेस को। स्टेट जितना पैसा कलेक्ट कर रही है टैक्स में, उसको एक नॉर्मल जो शेयर्ड टैक्स होता है वो लोकल बॉडीज को देना पड़ेगा, एड ग्रांट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, क्रिटिकल एनालिसिस हम देखते हैं तो देखिए चैलेंजेस भी आते हैं सबके सामने। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या चैलेंज है, हाई स्कोरिंग, अगर आपको लिखना है तो एक गैप बिटवीन, तभी अच्छा माना जाएगा जब आप थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का गैप बताएंगे। देखिए उसमें क्या है, द ब्यूरोक्रेटिक शेडो, ऑफन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और BDO, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, होल्ड्स मोर रियल पावर, इनके पास ज़्यादा पावर होती है, हम जानते हैं किनके पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास और BDO के पास
बहुत अच्छी पावर ये होल्ड करते हैं। देन द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है पंचायत का, उसके पास इतनी पावर नहीं होती है जितनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और उनके पास होती है। दिस इज कन्फ्लिक्ट, ये कन्फ्लिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेमोक्रेटिक, यही कारण है कन्फ्लिक्ट का, क्योंकि पेपर में तो लिखा गया है पावर होगी, लेकिन पंचायत के प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। सारी पावर कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बीडीओ के पास संचित है ना। तो ये कन्फ्लिक्ट का, लड़ाई झगड़े का कारण बनता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के। स्ट्रक्चरल वीकनेस देखने को मिलती है। मेनी पंचायत्स लैक देयर ऑफिस बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स और ट्रेंड स्टाफ, मेकिंग दैम डिपेंडेंट ऑन स्टेट डिपार्टमेंट्स। बहुत सारी ऐसी पंचायत है जिनके पास अच्छा ट्रेनिंग स्टाफ नहीं है, कोई बढ़िया डिपार्टमेंट नहीं है ना, मतलब वो सब डिपेंड है स्टेट के ऊपर। कंप्यूटर्स, बिल्डिंग्स वगैरह की कमी है, वीकनेसेस देखने को मिलती है, राइट। देन क्लाइंटिज्म इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में हम देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन हैज़ लेड टू लोकल बॉसेस, यहाँ के कुछ अपने रीजन्स के कुछ लोकल बॉस खड़े हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं गवर्नमेंट्स बेनिफिट्स ओनली टू देयर सपोर्टर्स, वो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं अपने ही सपोर्टर्स को देने में, रेदर देन जिनको ज़रूरत है उनको नहीं देते, जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको अपने ही लोगों में बांट लेते हैं। वो कंक्लूजन देखते हैं तो देखिए, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मोर दैन जस्ट अ चेंज इन अ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये बहुत एक सिर्फ चेंज ही नहीं लेके आता है, चेंज से भी बहुत कुछ आगे है। इट इज़ अ चेंज इन द कल्चर, संस्कृति के अंदर भी चेंज लाता है ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट सरकार की संस्कृति है ना जो पुरानी है उसमें भी एक चेंज लेकर आता है। इट शिफ्ट्स, ये शिफ्ट करता है अपना फोकस एरिया, अपना फोकस ऑफ एरिया, गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। हम सरकार से शासन की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे शासन की बात कर रहे हैं। वाइल स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी आए हैं। 3 F's की बात करते हैं, फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, ये तो एक चैलेंज बने ही हैं हमेशा से। प्रसिस्ट द सिस्टम हैज सक्सेसफुली क्रिएटेड ओवर 3 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन फिर भी 3 मिलियन रिप्रेजेंटेटिव्स इसके अंदर हैं। मेकिंग इंडिया द मोस्ट डेमोक्रेटिकली, आज इंडिया का लोकतंत्र जो है भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है कंट्री वर्ल्ड में, और डिसेंट्रलाइज्ड भी है। हम क्या हैं? हम लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइज्ड हैं। हमने अपने लोगों को चुना भी है और पावर्स को, लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका भी दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो हमें याद करने हैं। आर्टिकल 243G, द कोर ऑफ द पावर पंचायत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, पावर की बात करता है। ग्राम सभा, द प्राइमरी फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ग्राम सभा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक अच्छा उदाहरण है, फेस टू फेस लोग बैठते हैं। मैंडेटरी वर्सेस वॉलेंट्री प्रोविजंस भी देखने को मिलते हैं। नो दैट सम पार्ट्स ऑफ 73rd आर कंपल्सरी, मानने पड़ेंगे फॉर स्टेट्स, ओके, वाइल अदर्स आर ऑप्शनल, माने तो माने, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ पार्ट्स मैंडेटरी हैं वो मानने पड़ेंगे। द 3 F's, द सक्सेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, अगर विकेंद्रीकरण की सक्सेस कब मिलेगी? डिपेंड्स किस पे करती है? ऑन द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, जब मनी, फंक्शन, वर्क और फंक्शनरीज यानी स्टाफ अच्छे से ट्रांसफर किए जाएं तभी। एक चीज़ मिल जाए, मनी मिल जाए, ये 2 चीज़ ना मिले तो क्या अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन है? बिल्कुल नहीं है। फंक्शनरीज मिल रही है, वर्क और पैसा नहीं है, तो तीनों को सामंजस्यपूर्ण तरीके से आपको नीचे के लोकल बॉडीज तक ट्रांसफर करना पड़ेगा। देन यू कैन से दैट यस, अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन विद डेमोक्रेटिक नेचर हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।